हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज से हम ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम, जो कि पता है बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है, और इसका एग्ज़ाम अगस्त में 12, 13 या 14 इन 3 डेट में किसी भी दिन को वो कर सकते हैं। ये आपको 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले बताया जाएगा। तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, इसको हम प्रयास करते हैं कि जो पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस को हम एक सामान्य रूप से समझाने की कोशिश करें, जिससे ये होगा कि आप लोग में एक बेहतर समझ आएगी, और आप जब भी एग्ज़ाम देंगे तो आपके दिमाग में रहेगा तो कि हाँ, हमने थोड़ा समझा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिससे कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की ऐसी स्थिति में रहेंगे कि लगभग आपका नेट क्वालिफाई तो हो जाए। ठीक है? तो आज हम लोग क्या है, ये यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है, इसमें समाज कार्य विषय के यूनिट फर्स्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यूनिट जो फर्स्ट है, आपके पास सिलेबस है क्या? सभी लोग ऐसे, जितने लोग जिन्होंने फॉर्म भरा है, सबके पास सिलेबस है क्या? यदि किसी के पास सिलेबस नहीं है, नया वाला सिलेबस, कौन सा सिलेबस? न्यू सिलेबस। क्या है? हम नया सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? नया पाठ्यक्रम। नया पाठ्यक्रम जो 2019 से लागू है। कब से है? 2019 से लागू है। तो इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप हमें मैसेज या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो हम जो प्रयास करेंगे, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक कौन सा है? समाज कार्य। इस समाज कार्य में भी बहुत सारे सब टॉपिक दिए हैं। क्या क्या दिए? सब टॉपिक दिए हैं। पहला दिया है परिभाषा। हम जो पूरा कोर्स आपका खत्म करेंगे, वो पूरा कोर्स टॉपिक वाइज टॉपिक होगा। बिल्कुल भी यहाँ वहाँ बिल्कुल भी हम प्रयास करेंगे नहीं जाएं। हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपका खत्म करेंगे। ठीक है, परिभाषा है। परिभाषा के बाद क्या है? विषय क्षेत्र है। विषय क्षेत्र है। विषय क्षेत्र के बाद आपके क्या है? सिद्धांत है। सिद्धांत है। सिद्धांत के बाद आपकी क्या है? प्रकृति है। प्रकृति है। फिर उसके बाद क्या है आपका? लक्ष्य है, वह प्रक्रिया है। समझ रहे हैं आप? जो समाज कार्य विषय है, समाज कार्य विषय में जो पाठ्यक्रम लागू किया है 2019 से, उन्होंने काफी कुछ अलग कर दिया। देखिए, पहले जो पाठ्यक्रम में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड ऐसे टाइप का होता था। फिर दोनों को, सेकंड थर्ड को इकट्ठा कर दिया इन लोगों ने। इकट्ठा करने के बाद ये सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव विषय, पहले सब्जेक्टिव होता था, लिखना पड़ता था। तो अच्छे अच्छे लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो अब क्या हो गया है? अब इन्होंने पूरा पाठ्यक्रम को क्या है, एक आज के समय के अनुसार उन्होंने थोड़ा सा सरल कर दिया है, ऑब्जेक्टिव कर दिया है। जिस ऑब्जेक्टिव के बेस पे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से भी समझ पाएंगे, कर पाएंगे, तो उसको कर आप निकालने की स्थिति में हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पूरा सिलेबस है वो 10 यूनिट में, कितने यूनिट में है वो? 10 यूनिट में है। ये जो है ना, ये 10 यूनिट, 1 to 10, 10 यूनिट में है। और हम लोग आज पहली यूनिट का पहला टॉपिक, और पहले टॉपिक में भी क्या है दिख रहे हैं, ये सब टॉपिक हैं पूरे। ये पूरे कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, जो समाज कार्य है, समाज कार्य को पहले आपको थोड़ा सा खुद भी अध्ययन करना पड़ेगा। कारण क्या है? समय कम है। आपको क्या करना है, कुछ देखिए 4-5 साल के पुराने प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने हैं। आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या आपके पास नहीं है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जो भी हम व्यवस्था होगी हम आपको तरीका बता देंगे कैसे करना है। फिर साथ में यदि आप ये समझें कि आप कोई भी, आपके पास किताब, नोट्स कुछ होंगे, जिससे कि हर चीज़ 1 महीने प्रोवाइड कराना मुश्किल है। केवल नोट्स नहीं, आपको समझना ज़रूरी है, और जो हम बताते जाते हैं आप यदि लिखते जाएँगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप इसको बेहतर तरीके से आप कंप्लीट कर लोगे। और तो आप ऐसा वहाँ पर जब पहुँचोगे, तो आप एग्ज़ाम के टाइम में आप थोड़ी ऐसी स्थिति ज़रूर होगी कि आप एग्ज़ाम के सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सक रहे होगे, और कहीं न कहीं आप आंसर लिखने की स्थिति में होंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आते हैं,
थोड़ा सा आपको लगता है समझ कम आता होगा, या कुछ लोगों ने लास्ट ईयर्स देखा भी होगा पुराने पेपर वगैरह, तो उनको लगता होगा ऐसा है। तो वो सब आप ये मत सोचिए, बस आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। आज 14 तारीख हो गई है, अप्रोक्सीमेटली आपके करीब 1 महीने का समय है। 1 महीने आप अच्छे से कीजिए, और जैसे ही एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे 4-5 दिन पर, तो क्लियर हो जाएगा कि 12 तारीख, 13 तारीख या 14 तारीख, मतलब देखिए जो एग्ज़ाम है वो आपको क्या है, 12, 13 और 14, ये अगस्त में होगा। ठीक है, अगस्त में होना है ये, और इसमें कोई भी तरह का एग्ज़ाम कर सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा कुछ समय करे। हाँ, कुछ आपका गाइडेंस चाहिए होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा चीज़ें, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि समाज कार्य शब्द, बहुत लोग ऐसे हैं जो समाज कार्य शब्द को अच्छे से भली भांति समझते ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग समझेंगे कि समाज कार्य शब्द क्या है। ठीक है, ये हम लोग समाज कार्य, ये आपका क्या हो गया, समाज कार्य। देखिए समाज कार्य के बारे में जनरली कॉन्सेप्ट होता है कि हमको समाज सेवा करनी है, हमको दूसरों की हेल्प करनी है। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट के बेस में लोग समझते हैं, जो अच्छे से समाज कार्य के विषय में जानते नहीं हैं। लेकिन सही मायने में जो समाज कार्य है, उस समाज कार्य को यदि हम लोग समझेंगे तो उसको कुछ पॉइंट में समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, पहला देखो क्या है, पहला पॉइंट ये सहायता मूलक कार्य है। सहायता मूलक कार्य है मतलब सहायता देने वाला कार्य। ठीक है ना, मतलब सहायता देने वाला एक कार्य। आप इसको यदि आप समझे सामान्य भाषा में, यदि आपको ये सब अलग लगता है तो सहायता देने वाला कार्य। ठीक है, आप इसको प्लीज नोट भी करते जाइएगा, तो आपके नोट्स में क्या हो जाएंगे, साथ में आप, हम पीडीएफ वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे, बस आप क्लास नोट है, यदि आप कोई इसी को लिखते जाओगे तो आपके लिए बेहतर विकल्प होंगे। ठीक है ना, बाकी बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं आप। ठीक है ना, मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है। अब सहायता मूलक कार्य कैसा हुआ, मतलब समाज कार्य का सीधा है, जब आप किसी भी रूप में किसी की सहायता करते हैं तो वह एक सहायता देने वाला कार्य कहलाता है। तो इसे हम सहायता मूलक कार्य कहेंगे। क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं। ये है वैज्ञानिक ज्ञान व प्रविधि। प्रविधि, अब ये वैज्ञानिक ज्ञान और प्रविधि क्या है। देखिए क्या होता है, पहली बात तो आप यहाँ सहायता दे रहे हैं। सहायता देने के लिए हो सकता है सबके अपने तरीके हों, कोई पैसे सहायता करता है, कोई किसी सामान रूप से सहायता करता है, किसी को इमोशनल सहायता करता है, बहुत सारी सहायता हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन इन सहायतों को सहायता देने की एक विशेष प्रक्रिया, एक विशेष तरीका, यदि उस विशेष तरीका को बहुत सारे लोगों ने इजाद किया हो, इजाद करने के बाद उसमें एक कॉमन राय बनी हो कि यह एक इस तरह से किया जाएगा तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा बाकी अन्य कार्य की अपेक्षा, तो वो क्या होता है, उसको हम एक वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर करेंगे। जब एक वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर क्यों करेंगे, तो जब हमें पता होगा कि यदि हम ऐसा काम करते हैं तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा, इस तरह करेंगे तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा, मतलब हर प्रकार से जो वैज्ञानिक, मतलब जितने भी विचारक थे जो पहले इन्होंने स्टार्टिंग में किया उस वक्त, तो उसको हर तरह से जांचा परखा और एक राय बनाई, एक तरीका बनाया, और उस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किए। एक्सपेरिमेंट मतलब सीधा सा नहीं कि बहुत ज्यादा लैब में किया, कुछ नहीं किया। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, ये चीजें कोई भी कार्य हम किस प्रकार से करेंगे,
हम कार्य किस प्रकार से करेंगे कि कार्य बेहतर हो। ये पूरा वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। और प्राविधिक मतलब होता है टेक्निक्स। टेक्निक्स भी होनी चाहिए, टेक्निक्स पहले से डिफाइन होंगी। ये नहीं कि आपका जो मन हुआ आपने जो वैज्ञानिक ज्ञान लगा दिया, फिजिक्स लगा दिया, केमिस्ट्री लगा दी, कुछ नहीं। वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब होता है वो एक जांचा परखा कार्य पहले से हुआ है, उस आधार पर ही यहाँ सभी लोग कार्य कर रहे हैं, वो है वैज्ञानिक ज्ञान। वो प्रविधि, प्रविधि मतलब होता है टेक्निक्स। टेक्निक आपके पास भी होनी चाहिए। देखिए ज्ञान और टेक्निक में क्या अंतर है, सिंपल सा है, बहुत अच्छे से हम समझाते हैं। अक्सर ये एग्जाम्पल देते हैं आपको कि मान लीजिए आपके पास कोई स्क्रू ड्राइवर है, वो आपके पास क्या होगा, एक आपके पास ज्ञान है कि स्क्रू ड्राइवर हमारे पास होना चाहिए। इससे पता होता है कि हम कोई किसी को भी स्क्रू को ओपन करना, क्लोज करना, ये हम कर सकते हैं, ये हमारे पास ज्ञान है, क्योंकि हमने कभी किया नहीं। प्राविधिक टेक्निक, अब टेक्निक मतलब क्या है, हम उसको कैसे पकड़ेंगे, किस तरफ उसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कैसे काम करेगा। मतलब ये क्या हो गया, पूरा टेक्निक हो गई। इस टेक्निक के आधार पर ही अपने ज्ञान को यूज करेंगे। मतलब ये पूरा सेकंड पॉइंट क्या हो गया, वैज्ञानिक ज्ञान में प्रतिबंध। ये सेम समाज कार्य में भी हमको लागू होता है। देखिए ये जो पहला टॉपिक, इसलिए आपको थोड़ा सा बेहतर समझना पड़ेगा। यदि आपने इसको नहीं समझा तो आगे की जो पूरी हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे वो दिमाग में आपके नहीं आएगी। तो वैज्ञानिक के बाद वैज्ञानिक ज्ञान वो प्राविधिक मतलब आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, आपके पास टेक्निक भी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर होता है आपका नेक्स्ट कुशलता। कुशलता मतलब स्किल, आपके पास काम करने का स्किल। मान लीजिए आपके पास ज्ञान भी आ गया, मान लीजिए आपने पता भी कर लिया कैसे करना है, लेकिन आप पे स्किल नहीं है, आप पे कुशलता नहीं है। मतलब आपने इस बात को देखा होगा कि एक ही काम करने वाले, जानकारी रखने वाले, टेक्निक यूज करने वाले, कोई बेहतर काम करता है, स्किल अच्छी होती है, कोई स्किल अच्छी नहीं होती है। तो इस बात को आप समझिए। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, कोई भी ऑफिसर है, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर आया, उसने हर क्या किया, एक जिले में प्रभाव संभाला। ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर होंगे, सबके पास ज्ञान भी है, सबके पास टेक्निक भी है, लेकिन ऐसा कोई एक विशेष या वो आईएएस ऑफिसर आपको याद होगा जिसने बहुत बेहतर काम किया है, और स्किल है उसके पास, बहुत अच्छी स्किल है। तो ये इस पूरे कार्य के लिए भी एक कुशलता की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है आपको। एक सहायता मूलक कार्य भी है वैज्ञानिक ज्ञान व प्राविधिक, प्राविधिक पे आधारित भी है, कुशलता पर आधारित है। और क्या है ये, और नेक्स्ट है आपका जनतांत्रिक और मानवतावादी दर्शन। जनतांत्रिक, जनतांत्रिक व मानवतावादी दर्शन पर आधारित है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए यदि हम इस पूरे आधार पर यदि हम इसकी परिभाषा निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा। समाज कार्य एक सहायता मूलक कार्य है जो वैज्ञानिक ज्ञान व प्राविधिक, जो प्राविधिक टेक्निक से कहते हैं, प्राविधिक कुशलताओं, प्राविधिक कुशलताओं तथा जनतांत्रिक एवं मानवतावादी दर्शन पर आधारित है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इस कुशलता को भी लोग इसमें ऐड कर देते हैं, प्राविधिक कुशलता पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट नहीं है, हम केवल समझाने, एक परिभाषा के चार हिस्से करके हम केवल समझा रहे हैं आपको कि एक्चुअली समाज कार्य क्या है। समाज कार्य एक ऐसा सहायता मूलक कार्य है जो वैज्ञानिक ज्ञान व प्राविधिक कुशलताओं पर आधारित है तथा जनतांत्रिक व मानवतावादी दर्शन पर भी मुख्य रूप से आधारित है। क्या हुआ, नहीं समझ में आया। देखिए फिर समझाते हैं। देखिए पहली बात तो एक सहायता मूलक कार्य है जो वैज्ञानिक ज्ञान व प्राविधिक कुशलताओं पर तथा जनतांत्रिक व मानवतावादी दर्शन पर आधारित। देखिए इस तरह की परिभाषा आपको
जो बेहतर किताबें हैं उनमें आराम से मिल जाएगी, आपको एज इट इज मिल जाएगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं मिलेगी। तो ये पूरा समझ में आ गया आपको क्या है कि समाज कार्य एक ऐसी विधि है या समाज कार्य एक ऐसी सहायता मूलक विधि है, सहायता देने वाली विधि है या कार्य है जो वैज्ञानिक ज्ञान व प्राविधिक कुशलताओं तथा जनतांत्रिक व मानवतावादी दर्शन पर आधारित है। क्लियर हो गया? थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको? अब देखिए क्या है ना, ये थोड़ा सा आपको फ्रेम हो गया कि यह समाज कार्य है। अब हम समाज कार्य में सही मायनों पे क्या होता है, देखिए ये है आपका समाज कार्य। समाज कार्य में क्या होता है, दो लोग होते हैं, एक होता है सेवार्थी, एक होता है कार्यकर्ता। तो सेवार्थी है, सेवार्थी से तात्पर्य क्या है, यह दोनों ही मुख्य आधार हैं पूरे हमारे समाज कार्य के। इसमें साफ साफ ये है कि सेवार्थी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो समस्या से ग्रस्त होता है, उसे सेवार्थी कहते हैं। सीधा सा अर्थ है इसका, समस्या से ग्रस्त व्यक्ति ही, जो समस्या से ग्रस्त होता है वही सेवार्थी कहलाता है। और कार्यकर्ता क्या है, जो सेवार्थी की मदद करता है या सहायता देने का प्रयास करता है, वह कहलाता है कार्यकर्ता। बस केवल दो मुख्य आधार हैं। अब ये कार्यकर्ता में कोई एक वो संस्था हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकती है, एनजीओ में कोई काम करने वाले व्यक्ति हो सकता है, सरकार हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और सेवार्थी में ये समस्याग्रस्त व्यक्ति है, समस्याग्रस्त व्यक्ति में हो सकता है एक समुदाय भी हो, जैसे महिलाओं का पूरा समुदाय हो गया, हो सकता है ऐसे लोग हो जो एक व्यक्तिगत हो सकता हो कि कोई एक समूह में हो। तो मतलब ये सेवार्थी भी अलग टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, सेवार्थी मतलब समझ में आ गया। सेवार्थी मतलब जो समस्या से ग्रस्त होगा, चाहे वह व्यक्तिगत होगा, चाहे वो क्या होगा, चाहे समूह में होगा या समुदाय में होगा। यह तीन आधार सेवार्थी के होंगे। और कार्यकर्ता क्या होगा, कार्यकर्ता भी व्यक्तिगत हो सकता है, एजेंसी हो सकती है, सरकार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये कहलाएगा आपका कार्यकर्ता। अब थोड़ा सा समाज कार्य क्लियर होने लगा, बहुत क्लियर नहीं, थोड़ा सा, मतलब आप ये समझे कि थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है कि समाज कार्य एक जनरली समाज सेवा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक ज्ञान शब्द जो है लगाया हमने, वैज्ञानिक ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलेगा जब तक आप उसमें अध्ययन नहीं करेंगे, किताबें आप पढ़ेंगे नहीं। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? कुछ भी लगे प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स करोगे तो हमें लगता है बढ़िया होगा, जिससे आप समझ पाओगे कि एक्चुअली क्या है, आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी आपको लगे तो प्लीज आप जरूर इस बात को हमें बताएं जरूर आप कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। बिल्कुल हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हम अच्छे से समझाएं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तो एक सामान्य कॉमन परिभाषा हो, एक ऐसी सहायता मूलक, अपनी समाज कार्य की परिभाषा, फिर आप आंख मूंद कर सोचने की कोशिश कीजिए। समाज कार्य एक ऐसी विधि है, सहायता मूलक कार्य है या सहायता वाला कार्य है जो वैज्ञानिक ज्ञान व प्राविधिक कुशलताओं पर आधारित होता है। ठीक है ना? और इस पे आधारित वैज्ञानिक ज्ञान व प्राविधिक कुशलताओं पर तथा वह वैज्ञान मानवतावादी दृष्टिकोण जो दर्शन पर आधारित है। और एक लाइन इसमें और ऐड कर सकते हैं कि उसकी सेवार्थिक सहायता इस प्रकार से की जाए कि वह अपने पैरों में खड़ा हो जाए। ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल तो आपको समाज कार्य क्लियर हो गया। हमने पॉइंट इसलिए आपके इसमें पहले लिख दिए थे क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉइंट जैसे लिखा ना हमने, देखिए पॉइंट लिखा, पॉइंट लिखने से क्या है, आपके दिमाग में भी एग्जाम में पूछ लिया कि समाज कार्य की परिभाषाओं में क्या क्या शामिल है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए हाँ यार इतना तो हमने पढ़ा ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, समाज कार्य में थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। ये अक्सर एग्जाम में आता है परिभाषाओं को लेकर। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि समाज कार्य एक्चुअली वास्तव में समाज कार्य
की परिभाषा कैसी है। अब परिभाषाओं में सीधा सा आते हैं। ये हम लोग का पूरा पूरा क्या है, पहला टॉपिक है। परिभाषा जो सामान्य समझने वाली परिभाषा बता दिया कि सहायता मूलक एक ऐसा कार्य है जिससे जो वैज्ञानिक ज्ञान व प्रविधिक कुशलताओं पर आधारित है तथा मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिससे व्यक्ति की सहायता इस प्रकार से की जाती है कि वह अपने पैरों पर खुद ही खड़ा हो जाता है, मतलब वो अपनी खुद की व्यवस्थाएं करके, खुद की जो ज्ञान होता है या स्किल होती है उसको खुद को डेवलप करके वो बेहतर कर सकता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग परिभाषाओं में, परिभाषाएं आपने देखा होगा अक्सर विचारक होते हैं, वो विचारक के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि वास्तव में परिभाषा क्या है। देखिए पहली परिभाषा, फ्रीलैंडर के अनुसार, देखिए कोई भी चीज हम आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन नहीं लिखवाएंगे कि लगातार 2-3 पैराग्राफ चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, केवल आपको समझने के लिए है और उसी के आधार पर ही हम आपको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये बेहतर है। देखिए हम आपको इन परिभाषाओं के कीवर्ड रटाने की कोशिश करेंगे। कीवर्ड का मतलब ये है यदि पूरी परिभाषा है और 3 लाइन की परिभाषाओं में आपको ये समझ में आता है कि 2 लाइन कैसे याद करेंगे हम, तो हमेशा उस परिभाषा का एक कीवर्ड आप यदि याद कर लोगे, 2 कीवर्ड याद कर लोगे तो आपको क्या समझ में आएगा। आप हमेशा इस बात पे ध्यान दे सकते हैं कि जो भी ये परिभाषा है किसकी है, तो हम लोग समझ पाएंगे क्या है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीलैंडर के अनुसार, फ्रीलैंडर के अनुसार क्या परिभाषा है, इनके अनुसार ध्यान समझिएगा, समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणता आ गई ना, स्किल, जो व्यक्तियों की यह सहायता ताकि वो हम व्यक्तिगत संधि और स्वतंत्रता को, इसमें हम एक लाइन जोड़ दी है, कौन सी है वो आप ध्यान समझेंगे, वो है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सॉरी क्या हुआ, व्यक्तिगत संतोष है, ये व्यक्तिगत संतोष व स्वतंत्रता। ठीक है, यदि पूरी परिभाषा में ये चीजें आ गई, व्यक्तिगत संतोष आ गया, ठीक है, और स्वतंत्रता आ गई, तो आप समझिए ये परिभाषा फ्रीलैंडर के अनुसार है। आपको बिल्कुल भी 3 लाइन याद करने की, कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्तिगत संतोष और स्वतंत्रता की बात आ गई, देखिए यदि यूजीसी नेट में आप एग्जाम देंगे ना तो वो 2 तरीके से प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न बन सकता है कि फ्रीलैंडर के अनुसार ये, नहीं, या तो परिभाषा दे दी गई और 4 विचारक दे दिए गए, उसमें फ्रीलैंडर का नाम दिया गया, ये परिभाषा किसकी है, तो आपने पूरी परिभाषा में 2 कीवर्ड याद रखे हैं, कौन से, एक आपने रखे हैं ये व्यक्तिगत संतोष और स्वतंत्रता, आपने ढूंढा अरे हाँ ये तो किसकी है, फ्रीलैंडर की है, आपने तो कॉपी कर दिया, ये हो गया ना। और यदि ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन दूसरी तरह से घुमा के पूछ सकता है, क्या कर सकता है वो कि समाज कार्य की परिभाषा देने वाले विचारकों में से किसी ने समाज कार्य में व्यक्तिगत संतोष व स्वतंत्रता की बात कही है, तो आपको ये पता होगा कि हाँ यही कहा है, ये हो गया ना। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सेकंड है एलिस चेनी, ये बहुत बड़ा नाम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एलिस चेनी। एलिस चेनी, इन्होंने व्यक्तिगत समाज कार्य में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, एक प्रकार से कहीं ना कहीं इनको लोग या कुछ किताबों में इनका जनक भी माना गया है। तो एलिस चेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने
जो अपनी परिभाषा लिखी है उस परिभाषा में आप समझेंगे कि परिभाषा में साफ साफ एक शब्द बताया क्या है, सभी ऐच्छिक कार्य। उन्होंने क्या परिभाषित किया, हम परिभाषा पढ़ते हैं आपको। समाज कार्य में वो सब ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य उन आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है जिनका संबंध सामाजिक संबंधों से है और जो वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। देखिए इस पूरी परिभाषा में एक शब्द बड़ा अच्छा है, वो क्या है, सभी ऐच्छिक प्रयास। क्या है, सभी ऐच्छिक प्रयास। ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, सभी ऐच्छिक प्रयास। यदि ये शब्द आ जाए तो आप आंख मूंद कर एलिस चैनी का नाम डाल देना। ठीक है, हम बहुत शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने से अध्ययन कीजिए, उस टॉपिक में हमारे साथ पढ़िए तो आपको बड़ा मजा आएगा, समझ में आएगा, चीजें क्लियर होंगी। हाँ, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, समय मिले तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, हाँ, पुराने पेपर जरूर आप सॉल्व कीजिएगा, इस बात पर जरूर प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम एक विचारक और हैं, क्या नाम है उनका, एक है फिंक, ऐसे से नाम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिंक। फिंक है, इन्होंने, इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं, क्या होगा, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक बाधाओं पूर्ण या प्रभाव, ठीक है ना, प्रभावपूर्ण सहभागिता को रोकती है। प्रभावपूर्ण सहभागिता, देखिए जब आप इस परिभाषा को पढ़ेंगे, इस परिभाषा में साफ साफ दिया हुआ है, इस परिभाषा में क्या कहते हैं, वो सामाजिक बाधाओं देखिए दो बाधाएं होती हैं, एक सामाजिक होती है इनके हिसाब से और एक वैज्ञानिक होती है, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक भी नहीं, मनोवैज्ञानिक। यस, वैज्ञानिक कैसे होगी, देखिए दो तरह से, या तो समाज के आधार पर आपको एक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या तो फिर आप ये देखेंगे कि आप सामने जब देखेंगे, मतलब क्या है, मनोवैज्ञानिक मतलब मन के आधार पर कोई आपको मानसिक तनाव है, उसके आधार पर यदि कोई समस्या होगी तो उस समस्या के आधार पर मनोवैज्ञानिक समस्याओं और बाधाओं को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। मतलब इन्होंने जो परिभाषा बड़ी सी बताई है उसमें सामाजिक सॉरी और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पूर्ण व प्रभावपूर्ण सहभागिता को रोकती है। मतलब कहीं ना कहीं ये शब्द यूज किए हैं, इसका मतलब आप ये नहीं कि ये लाइन कैसी दी हुई है, ये इस तरह का शब्द यदि आपको मिलेगा तो आप समझ जाइए ये फिंक ने कहा है। ये हो गया तीन, एक फ्रीलैंडर हो गया साहब, एक हो गया एलिस साहब हो गए, और एक हो गया फिंक हो गया। इन तीनों ने जो किया, फ्रीलैंडर की बात आती है तो व्यक्तिगत संतोष देंगे आप, देखिए ये व्यक्तिगत संतोष हो गया, ये वाला भाग। और एलिस चैनी यदि बोलते हैं, यदि लगता है आप परिभाषा एलिस चैनी की, तो उसमें ये सभी ऐच्छिक प्रयास, ये जरूर उसमें आएगा ही आएगा, इसको आप अपने किताब में दी हुई परिभाषाओं को मिला सकते हैं। और यदि फिंक की बात करते हैं, फिंक ने क्या, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक बाधाओं, इस शब्द को याद किया है, क्या याद करोगे, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक बाधाओं,
ठीक है, इनके आधार पर यदि कोई परिभाषा आती है तो वो कहलाती है फ्री लैंड। ये क्लियर हो गया आपका? समझ में आ रहा है ना? कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज आप जरूर बता दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम जो एक दो चीज आपको बता रहे हैं वो शायद आप में जो एक प्रसिद्ध किताब है उन किताबों में आपको आराम से मिल जाएगा। एक किताब का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, किसने लिखी हुई है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। ये किताब किसने लिखी हुई है? ये किताब लिखी हुई है लेन क्लार्क ने। देखिए ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, एक जो प्रसिद्ध किताबें मार्केट में आ रही हैं उस किताब के आधार पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको क्या हो, आसानी हो साथ में पढ़ने में, नोट्स देखने में, किताब देखने में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे विस्तार से पढ़ते हैं। एक जो आपको स्टार्टिंग में देखा होगा आपने, ये देखिए ये हो गया शब्द आपका। अभी हम परिभाषा लगभग करीब करीब आपकी परिभाषा ये पूरी हो गई है। अब हम विषय क्षेत्र में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए विषय क्षेत्र में हम आते हैं। ये हम लोग का विषय क्षेत्र क्या है? विषय क्षेत्र। जो विषय क्षेत्र है आप समझिए विषय क्षेत्र में होता क्या है। जब भी कोई विषय होता है उस विषय का लिमिट कहाँ तक है, क्या क्या उसमें पढ़ते हैं, कौन कौन शामिल होता है, ये सब विषय क्षेत्र के अंतर्गत आप देखने को मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं, हमने स्टार्टिंग बताया था कि समस्याग्रस्त व्यक्ति, जहाँ जहाँ समस्याएं उत्पन्न है, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न है, वहां पर समाज कार्य आपको देखने को मिले। जैसे आप देखो विद्यालय में, देखो स्कूल में, स्कूल में भी होगा। अभी आप पढ़ेंगे सोशल वर्क इन स्कूल और स्कूल इन सोशल वर्क, ऐसे शब्द आपको देखने को आगे मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा? महिलाएं, फिर है बाल विकास। ये सब आप अर्थ समझते होंगे। देखिए बच्चों का, देखिए महिलाओं क्या है, आज भी बहुत बेहतर स्थिति हो गई है महिलाओं की, लेकिन अभी भी इतनी स्थिति अच्छी नहीं है कि लोगों को महिलाओं के बारे में चिंता नहीं करना छोड़ देना पड़े, आरक्षण देना छोड़ देना पड़े, वो अपने से आगे आए। आज भी हमारा समाज कहीं ना कहीं महिलाओं को उतना बेहतर अधिकार नहीं देता है जितना अधिकार देना की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये स्कूल, बाल विकास हो गए, आपका सामाजिक सुरक्षा हो गया, सुरक्षा हो गया, सामाजिक न्याय हो गया,
फिर आपका सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा, और फिर हम देखें तो ये वृद्ध कल्याण, विकलांग, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आप देखें तो हर जगह आपको विषय, मतलब विषय क्षेत्र से तात्पर्य होता है कि यह विषय का एरिया कहाँ का है। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ सामाजिक समस्या आ रही हैं वहाँ वहाँ ये पूरी बेहतर तरीके से, ये तो क्लियर हो गया ना विषय क्षेत्र। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके मूल सिद्धांत क्या है, टॉपिक में सिलेबस में क्या था, इसके बाद कौन सा टॉपिक है। हम लोग टॉपिक टू टॉपिक ही चलेंगे, ठीक है। विषय क्षेत्र हो गया। अब हम लोग सीधे आते हैं सिद्धांत। सिद्धांत दिए, सिद्धांत ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, एक जो प्रसिद्ध बुक आप लोग पढ़ते हैं, इस बुक में साफ साफ सिद्धांत को ही क्या कर दिया उन्होंने, मूल्य कह दिया है, मूल्य कह दिया है। तो हम इसी के आधार पर मूल्य बताते हुए चलेंगे, और जो सिद्धांत पढ़ना है वो बाद में हम बेहतर तरीके से, बहुत सारे सिद्धांत क्या होते हैं, व्यक्ति कार्य के सिद्धांत है, समूह कार्य के सिद्धांत है, ये ओवरऑल कहीं ना कहीं समाज कार्य के सिद्धांत में आते हैं। 6 से 7 है सिद्धांत, जैसे गोपनीयता का सिद्धांत होगा, ये सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है, वो हम लोग स्पेशली बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल क्या है, जो भी एज इट इज दिया हुआ है हम लोग उस पर चर्चा करते हैं और समझाने की आपको कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मूल्य, यह मूल्य की बात करें, मूल्य को दो लोगों ने ज्यादा अच्छे से परिभाषित किया गया है। एक है कॉस, क्या है, कॉस। इन्होंने मूल्य को, मूल्य कितने बताए हैं, इन्होंने मूल्य बताए हैं 10। एक्चुअली मूल्य होते क्या है, आप पहले तो ये थोड़ा समझिए, लग रहा है कि हाँ मूल्य क्या है, ये तो क्लियर हो पहले। एक्चुअली जिस आधार पर वैल्यूज, इसकी इंग्लिश होती है वैल्यू, तो आपके जिस आधार पर कोई भी सिद्धांत चलता है वह कहलाता है आपका मूल्य। मतलब मूल्य, जैसे आप झूठ नहीं बोलते, आप हमेशा सत्य बोलते हैं, हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मतलब कि आपका आत्म बल बहुत बेहतर है, अच्छा आत्मबल होना चाहिए, आत्मनिर्भर सिद्धांत होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें आप समझिए, ये सब कहलाते हैं मूल्य। और इस प्रकार के मूल्यों में क्या किया है उन्होंने, कॉस ने बताया है कि 10 प्रकार के मूल्य हैं। मानव की, मनुष्य की योग्यता व गरिमा, क्या है इसमें, उन्होंने योग्यता व गरिमा बताई है, इसकी मनुष्य। दूसरा है संपूर्ण मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की मानवीय प्रवृत्ति संबंधी क्षमता। फिर उसके बाद क्या है, मतभेदों के संदर्भ में सहनशीलता, स्वतंत्रता, मनुष्य एवं प्रकृति के कारण होने वाले खतरों से अपने अस्तित्व की सुरक्षा, मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, आत्मनिर्देशन, अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति, रचनात्मक सामाजिक सहयोग,
कार्य की महत्ता एवं खाली समय का रचनात्मक उपयोग। देखिए ये सब चीजें इसमें दी हुई है, यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये बहुत सामान्य है, किताबों में आराम से मिल जाएगा, तो इसलिए हमने इसको लिखा नहीं, इसे समय बहुत ज्यादा ना हो। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 मूल, देखिए आने को कुछ भी पूछ सकता है, सांप पूछ सकता है कि जो कॉस है उसके 4 मूल्य क्या ये है, तो 10 मूल्य आपको रखने पड़ेंगे। आप देखिए ध्यान से, लेकिन सामान्यतः इस प्रश्न में वो केवल 10 मूल्य या कितने मूल्य ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन आप तब भी आज इन मूल्यों को आप ध्यान से याद जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आने की संभावना ऐसा नगण्य है बिल्कुल भी नहीं, आ सकता है कि इन मूल्य 10 मूल्य में से 4 मूल्य जो है क्या ये है या नहीं है, यस और नो, सत्य असत्य, ऐसा कुछ बताइए तो आपके पास विकल्प है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, एक है कोनोपका, कोनोपका, इन्होंने कितने मूल दिए हैं, 2 मूल्य। कौन कौन से दिए हुए हैं, इन्होंने दिया हुआ है, पहला दिया है भावना व क्षमताओं का विकास, भावना व क्षमताओं का विकास। और दूसरा क्या दिया हुआ है इन्होंने दिया है परस्पर निर्भरता, ठीक है ना, भावना व क्षमता दिया गया आपको। कॉस ने 10 दिए हैं, कोनोपका ने 2 दिए हैं, कोनोपका ने 2 दिए हैं, ठीक है ना। इस बात को आप, यही मूल सिद्धांत किताबों के अनुसार है, तो आप इसको इसी हिसाब से पढ़िए। बाकी हम जो और बेहतर सिद्धांत होंगे, सामाजिक व्यक्ति सेवा कार्य पढ़ेंगे, समूह कार्य पढ़ेंगे, वहां पर आपको और बेहतर तरीके से सिद्धांत बताएंगे जो सही मायनों पे समाज कार्य के सिद्धांत ही कहे जाते हैं। लेकिन चूंकि जो क्लासिफिकेशन है, जो सामने बुक है, जो चीजें हैं, उससे आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने बताया। ठीक है, ये क्लियर हो गया समाज कार्य के सिद्धांत या मूल में आ गए। अब हम आते हैं सीधे इसकी प्रकृति पर। हम पूरा टॉपिक टू टॉपिक कवर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम टॉपिक टू टॉपिक का कवर करें इसका। प्रकृति, कुछ लोग कहते हैं यह एक कला है, कुछ लोग कहते हैं यह एक विज्ञान है, अब कुछ लोग इन दोनों का दोनों है। नेचर कैसा है, प्रकृति कला कैसे है, देखो आर्ट के हिसाब से बहुत चीजें समाज से संबंधित चीजें हैं, जिसमें आप आर्ट कह सकते हैं। लोगों को स्वभाव हो गया, लोगों को बात करने का तरीका हो गया, वो अक्सर क्या चीज करेंगे, देखो वैज्ञानिक विज्ञान करेंगे जब हम हर एक चीज का अनुमान भविष्य में लगा सकें। जैसे वह आज लड़ाई झगड़ा करता है तो जीवन भर लड़ाई झगड़ा करेगा, ये सिद्धांत प्रूफ होता है, तो हम इसको पूरा वैज्ञानिक मान लेंगे। लेकिन चूंकि ये कला क्यों है, आज तो वह बहुत गुस्सैल व्यक्ति है, लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि ऐसा होगा कि गुस्सा ही रहेगा, वो नहीं रहेगा। तो इस बात को भी हम लोग समझिए कि यह कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों के आधार पर ही ये प्रकृति मानी जाती है। ठीक है, अब अलग अलग स्वभाव है इसका और अलग अलग समय में यह उपयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्या है, समाज कार्य की प्रकृति में कला भी है, कुछ जगह पे विज्ञान भी है, और कभी कभी दोनों है, क्योंकि यह मानवीय स्वभाव, मानवीय व्यवहार पर आधारित है, जो कि हम किसी भी प्रकार का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बाद में ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलिए, अब प्रकृति की बात क्या पढ़ना है हम लोग को, हम बाद में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, आपको चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, लक्ष्य व प्रक्रिया। लक्ष्य क्या है इसका, लक्ष्य की बात करें तो सही मायनों में लक्ष्य क्या है,
समाज को बेहतर करना, सामाजिक में जो कहीं ना कहीं विकार पैदा हुए हैं, सामाजिक में जो समस्याएं पैदा करी हैं उसमें दूर करना, आर्थिक शारीरिक, और देखो किताब के आधार पर एक किताब दूसरी किताब है उसी के आधार पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको भटकना नहीं पड़े। हो सकता है हम चीजों को इस किताब से पढ़ा दें, थोड़ी उस किताब से पढ़ा दें, तो उससे क्या होगा, आपको भटकाव होगा। और अभी जो समय है उस समय में 1 महीने के समय में आपको फुल एंड फाइनल तैयारी करनी है और उसमें आपको प्रयास करना है कि एग्जाम को निकाला जाए। ठीक है, तो क्या होगा, सामाजिक विकारों का निराकरण, जो समस्या है उनको दूर करना, कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक विकास करना, और क्या करना, व्यक्तियों का समाज के संस्थागत ढांचे के साथ समायोजन, मतलब समाज और व्यक्तियों में क्या है, समायोजन करना, लोगों की सहायता करना, कल्याण करना, ये सब लक्ष्य हैं आपके, ये पूरे आपके लक्ष्य कहलाएंगे। मेन बेसिक क्या है, अब सहायता, समाज को समस्या से दूर करना। ठीक है, ऐसी ही मेन चीजें हैं, बाकी कुछ खास नहीं, बस आपको समझ में आई लक्ष्य क्या हो सकते हैं। तो आपने समाज कार्य को शुरू समझ लिया, उसी के आधार पे आप लक्ष्य भी समझ लिए होंगे और उसी के आधार पर हम इसकी प्रक्रिया को भी समझने वाले हैं। ठीक है, क्रिया। अब हम यदि इस प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस है, कैसे आप करेंगे, कैसे आप समस्याग्रस्त व्यक्ति के पास जाएंगे, कैसे आप उसकी बातों को समझेंगे, समझने के लिए क्या क्या होना चाहिए, व्यक्ति के बारे में क्या पता हो आपको, कैसे पता हो, वैज्ञानिक ज्ञान कहाँ से लाएंगे, कैसे करें, ये सब चीजें प्रक्रिया के अंदर। और ये आगे जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा समाज कार्य वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आएगा, उस समस्याओं को दूर करना ही प्रक्रिया कहलाएगी। हो गया आपको, समाज कार्य की जो प्रक्रिया है उसका मतलब सीधा सा ये है कि कैसे समाज कार्य की व्यवस्थाओं को बेहतर करें, कैसे बेहतर लाने में हम सहायता करें। इस जो पूरी व्यवस्था की एक प्रक्रिया स्टेप होगा, मतलब स्टेप कैसे होता है, देखो स्वाभाविक हमने 2 चीज बताई है। पहले तो एक व्यक्ति है समस्याग्रस्त होगा, मान लो एक कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता उस व्यक्ति के पास कैसे पहुंचेगा, किस संस्था के थ्रू पहुंचेगा, व्यक्ति कैसा है, समुदाय है, समाज है, ये सब चीजें हम लोग बेहतर तरीके से आगे पढ़ेंगे। तो केवल एक शॉर्ट में, आप परेशान मत होइए कि प्रक्रिया बहुत बड़ी चीजें हैं कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं, सेम यही चीज है। तो अब अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे, देखिए आप ध्यान दीजिए, आज हम लोगों ने क्या किया, आज जो सिलेबस है, सिलेबस की बात करते हैं हम लोग। आज जो यूनिट फर्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ यह यूनिट फर्स्ट है, ये आपका कर लीजिए, हम आपको व्यवस्था कर देंगे कि आपको यह सिलेबस कैसे मिल सकता है, क्या चीज, वो हम सब बता देंगे आपको। अब समाज कार्य की पहली टॉपिक है, आपका ध्यान देखिएगा, क्या है समाज कार्य। ठीक है, और समाज कार्य जो पहला टॉपिक है, उस समाज कार्य में समाज कार्य की क्या है परिभाषा, देखो ये समाज का टॉपिक दिया है, मतलब इसकी ही परिभाषा होगी, इसका ही विषय क्षेत्र होगा, इसके ही सिद्धांत होंगे, इसकी ही प्रकृति होगी, इसके ही लक्ष्य होंगे और इसकी ही प्रक्रिया होगी। मतलब टोटल ओवरऑल समाज कार्य ये है। समाज कार्य समझ रहे ना, इस समाज कार्य के विषय में ही चारों पांचों टॉपिक पढ़ रहे, ये पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग इसका ऐतिहासिक विकास करेंगे, या अगले लेक्चर में जब भी होगा हम लोग ऐतिहासिक विकास के बारे। तो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, समझिए और इस चीज को नोट डाउन करते जाइए। हाँ, आगे हम प्रयास करेंगे कि एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम रखें, उसमें आप लाइव क्लासेस रखें, जो बच्चे जुड़ सकते हैं थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज रखेंगे उसका, जिससे बच्चे डायरेक्ट हम गूगल क्लास या गूगल मीट जो भी होगा
उसमें हम जोड़ के बच्चों को सीधा सीधा समझा सके। मैं प्रयास करें जिससे बच्चों का जब देखिए इंटरेक्शन होता है तो हम भी समझ पाते हैं कि बच्चा ये बोल रहा है, कह रहा है, और कोई क्वेश्चन करना होता है तो बच्चा भी पूछ पाता है। ये सब चीज़ समझने के लिए आपको यदि लगता है ज्वाइन करना चाहिए 1 महीने का समय, तो आप भी कर सकते हैं। आपको लगता है यूट्यूब में कर सकते हैं तो यूट्यूब में कीजिए, वो सब फ्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आप अगले टॉपिक में हम ऐतिहासिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।